जो इसराइल और ईरान की सूरत हाल है, अहदाफ और हक़ाइक़ क्या हैं या ग्राउंड रियलिटी, जंग का फैसला करना और इस जंग में जाना, ये एक फैसला क्या कॉस्ट करेगा, अब इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। गजा में हजारों अफराद का जल्लाद नेतन्याहू ईरान पर हमलावर, क्या नेतन्याहू की हमाकत की कीमत पूरे इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है? ज़ैगम साहब, अमरीकी नज़ीरों को अगर फॉलो कर रहा है, हम वियतनाम से इराक और अफगानिस्तान तक की बात कर लें, अगर इसराइल उसी डगर पर है तो अमेरिका को तो कोई इतने बड़े फ़वायद उस तरह नज़र नहीं आते। खुद उसके मुल्क से आवाज़ें जंग के खिलाफ उठना शुरू हो गई। इसराइल को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, या फिर अमेरिका और उसके मफादात को, जब हम वर्ल्ड स्टेज पर देखते हैं कि ऑलरेडी एक पावर अनबैलेंस है, वहां पर भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इसराइल जो कुछ करता है वो सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं करता, और यही मुश्किल ईरान के लिए भी है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका की और पूरे मगरिब की ताकत होती है। तो जो कुछ होता है उसकी कीमत सिर्फ इसराइल नहीं देता। पिछले साल ही इसराइल को अमेरिका ने $24 बिलियन दिए। तो जो माशी वज़न है इसराइल की जंगों का, उसके कत्लेआम का, उसके जेनोसाइड का, उसका वज़न भी अमेरिका उठाता है। और इतनी जो ज़बरदस्त उसकी जंगी सलाहियत और हथियार हैं, उसकी कीमत भी अमेरिका के अवाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ इसराइल कर रहा है वो इसराइल बिल्कुल अकेला नहीं है, और इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मकासद में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं है। JCPO से ट्रंप साहब निकले थे, और ट्रंप साहब जो चीज़ मुज़ाकरात से हासिल करना चाह रहे थे, इसराइल उसे ताकत से हासिल करना चाह रहा है, तो दोनों एक तरफ में जा रहे हैं। अब जहाँ तक कीमत का सवाल है, देखिए कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि आगे वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं। ये बात बढ़ती है तो कीमत सिर्फ ज़ैगम साहब, एक सेकंड के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, थोड़ा इसमें मैं एडिशन। आप जब मगरिब की ताकत की बात करते हैं, गजा के मामले पे यूरोप इस वक्त खुद आवाज उठा रहा है, वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं। वो इस हद तक है कि अमेरिका के साथ एक खफगी का इजहार है। दूसरी पावर्स भी एक डिस्टेंस पे दिखाई देती हैं। जो गजा में सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसने अमेरिका के पास फेस सेविंग या कोई एथिकली कोई चीज छोड़ी है कि वो मजीद सपोर्ट करे? अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आवाज है, वहां पर प्रोटेस्ट हैं। अमेरिका में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए जिसकी वजह से अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप में कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए कि यूरोप पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो जाए। यूरोप के अवाम में एक इस बात का एहसास ज़रूर है, लेकिन क्या यूरोप के अवाम का एहसास इतना मजबूत है कि वह अपनी हुकूमतों को पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दे? ऐसे कोई साइंस नहीं है। सही। बदकिस्मती से ये जो दुनिया है, ये अखलाकियात की दुनिया नहीं है, ये ताकत की दुनिया है। और मगरिब अभी तक नौआबाती नियाबदाती निज़ाम के खुमार से नहीं निकला, और इसराइल एक सेटलर कॉलोनी है। सही। तो पॉलिसी बदलने का तो ऐसा कोई जल्दी में इम्कान नज़र नहीं आता, सिर्फ इस वजह से कि फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। ठीक। देखिए, अब वापस मैं आऊँगा आपकी तरफ कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर ये मामला बढ़ता है तो इसकी बहुत बड़ी माशी कीमत होगी। इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी भी प्राइस होगी। ठीक। इसमें गल्फ़ के मुल्क शामिल हो सकते हैं, उसकी कीमत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑयल की सप्लाईज में डिसरप्शन आता है, इसके नतीजे में जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। ठीक। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो सकती है, जहां से 20% सप्लाई आती है, जहां हूती बैठे हुए हैं, और वहां पे बहीरा आमर में वहां पे भी सप्लाई मुतासर हो सकती है। तो पूरी दुनिया 1973 से बड़े बोरान से गुजर सकती है। ऑयल की कीमत 200 बिलियन पर बैरल तक जा सकती है। महंगाई का दुनिया पहले ही सामना कर रही है, और ये बहुत बड़ी कीमत होगी जो मगरिब को भी देनी होगी। 1973 में भी मगरिब ने ऑयल प्राइसेस की बहुत बड़ी कीमत। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, इकोनॉमिकल कॉस्ट की बात करें, ये तो फिर पूरी दुनिया को देनी पड़ेगी, लेकिन इसराइल ईरान को एक थका देने वाली जंग में उलझाकर खुद महफूज ही रहेगा क्या फिर भी? देखें, ये जो आपने कहा है ना कि अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है इसराइल और मशरिक़ वस्ता में, तो मेरा ख्याल है कीमत आपने थोड़ी ज़रा ज़्यादा लगा दी है। कीमत हो सकता है अदा करनी पड़े, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से देखता हूँ कि इसराइली माइट का एक्सपोज होना, उस पर इतना वाज़े डेंट पड़ना, ये इतना अनएक्सपेक्टेड है। मैं गया हूँ दो चार बार ईरान। अच्छा, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कीमत है। मुझे नहीं पता कीमत किन टर्म्स में आप बात कर रही हैं,
इसराइल को जो डेंट पड़ा है उसका बिल्कुल ही एक ऐसा जैसे को मुहावरा किस्म की कोई वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ी कीमत है। बाकी कीमत शायद नेतन्याहू को बहुत जल्दी ज़ाती तौर पे चुकानी पड़े। मेरा नहीं ख्याल के बात इस हद तक आगे जाएगी, कतई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी नजर आए बेवकूफ़ नहीं है। ठीक हो, बिल्कुल नहीं। आजाद साहब, क्या ईरान पर इसराइली हमला मशरिक़ वुस्ता में आग की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है? अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, अस्करी नहीं वो सिफारती तौर पर भी फाल होते हैं, तो नताइज क्या हो सकते हैं? आयशा, एक तो खित्ते के लिए खतरनाक है, यानी खास तौर पर ये जो हमारा एशियाई मगरबी एशिया और जनूबी एशिया वाला खित्ता, ये थोड़ा सा पागलपन के अंदर शामिल, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी कोई खतरा थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही फूंक फूंक के और केयरफुल रहना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी अपने दोनों अतराफ में। बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे कि तहजीबी और इसराइल और उसका फर्क कितना है। इसराइल की आबादी 1 करोड़ है, सिर्फ 1 करोड़, यानी जितनी कि आपकी बलूचिस्तान से भी कम आबादी है इसराइल की। और 9 करोड़ है ये जो है ईरान आबादी के हिसाब से। और इसराइल सिर्फ जो मैक्सिमम विड्थ है, चौड़ाई 135 किलोमीटर से चौड़ा नहीं है। अब जो मुल्क इतना ज्यादा अर्बन सेंटर्ड है, हाईली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वो उतना ही बड़ा और आसान टारगेट बन जाता है। अभी तक जिस किस्म के अटैक मिसाइल्स के ईरान ने किए हैं वो पुरअसर रहे हैं। बेशक उन्होंने 30 मारे या 20 मारे और 6 निकले या 9 निकले, ऐसा ही अगर करते रहे 4, 5, 6 दिन और ये मामला थोड़ा सा फैलता गया इसराइल के अंदर, उनको चोट बहुत ज्यादा पहुंचेगी। बेवकूफ़ी अलबत्ता ये हुई, देखिए आपको ये पता था कि सब कुछ खाली हो गया, लेबनान, हमास, सीरिया, इराक, तो आप एक बड़ी तहजीब होते हुए, एक बड़ा मुल्क होते हुए इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए था। और खासतौर पे आपको पता था कि आपका न्यूक्लियर अभी उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप एक वो फैक्टर बन सके, तो उससे बचने की जरूरत थी। पाकिस्तान ने 14 साल लगाए, बल्कि से कितना 74 से लेके 98 तक 24 साल लगाए। 84 में ये हासिल की, 14 साल वो वाले और फिर बाद वाले, कि हम हर चीज से हम मामला तय करते रहे। अपनी स्पेस को हमने सुकड़ने नहीं दिया अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन इसकी मुश्किलात और थी। एनपीटी का मेंबर था, रोक नहीं सकता था उनको आना ही आना था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटेजी के अंदर ईरान ने बहुत सारी गलतियां की। और खासतौर पर जब ये इस मामले में फंसता जा रहा था, ट्रंप ने क्या बोला था कि 60 दिन दूंगा, 60 दिन में मेरे साथ मुआहदा कर लो, नहीं किया। 61st डे को 61वें दिन इसराइल ने हमला कर दिया। अगर ये सबक नहीं मिलते तहजीबों को और समझने वाले, तो मेरा ख्याल है कि खतरा इनको नहीं है, ये 9 करोड़ खत्म होने वाले नहीं है, ये फिर से उठेंगे। लेकिन वो 1 करोड़ वाले को खतरा ज्यादा है, खासतौर पर नेतन्याहू को, क्योंकि वहां पर सियासी रद्द-ए-अमल बहुत तेजी से निकल सकता है। और जो सियासी रद्द-ए-अमल तेजी से निकलेगा, अगर वहां पे और मार पड़ी, हफ्ता 10 दिन रात के वक्तों में मिसाइल गए ईरान के, तो वहां पर लोग सड़कों पर निकल आएंगे, बोलेंगे कि बस करो, खत्म हो जाओ। यानी नेतन्याहू के पहले पीछे पड़े हुए हैं गजा की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें मेजर करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता कि खत्ते में जंग फैल जाए या तीसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन सियासी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं पे महसूस जरूर होंगे। हाँ, ईरान अगर पहले बैठ जाता है सियासी तौर पर, एक रिजीम के तौर पर, तो फिर वहां रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके पास असल में उनकी इस्तेदाद कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वेपन्स कितने हैं, कितने मिसाइल रख सकते हैं, कितने मार सकते हैं। और वो जो जिक्र है ना, वो जो बात करते हैं कि फजाई सुप्रीमेसी हासिल की हुई है, हाफ ऑफ ईरान, इतना बड़ा ईरान कि वो जो लाइन है तेहरान, इस्फहान और बुशहर तक, उधर तक ही है, वहां तक उनकी पहुंच। अभी आगे तो आधा ईरान, उससे भी ज्यादा इधर को पड़ा हुआ है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। और ये ईरान को थोड़ा सा जरा अगर डिप्लोमेटिकली अच्छा मामला करते, अपना रास्ता बनाते, तो शायद उनके लिए बेहतरी रहती, इतनी मुश्किल में ना पड़ती। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें, ये जो जिन टारगेट्स के लिए सब कुछ किया गया है, 1980 से बाकायदा एजेंडा है अमेरिका और इसराइल का, क्या आपकी बार नाकामी से 2-4 होगा? ये क्या कॉस्ट पड़ेगी अमेरिकन इंटरेस्ट और इसराइल को इस पूरी सूरत हाल की जिन्होंने क्रिएट की है? आशा, देखिए, ये नेतन्याहू ने ये जो एक जुआ खेला और मुस्तकिल ये 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं, ये गजा से मामला स्टार्ट हुआ है, तो ये कोई बगैर सोचे समझे तो नहीं हुआ। यकीनन उसके ऊपर बाकायदा कोई एक स्ट्रेटजी भी होगी। और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इजराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है इस पूरे
खेल में, और होते रही पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ चुका था पहले। तो सवाल इस वक्त जो ये खड़ा होता है आयशा, कि ये जो नेतन्याहू ने ये क्यों किया, ये उनका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है, ये एक पुरानी उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। और इसको आप अगर ऑनलाइन नाजरीन भी अगर गूगल भी कर ले तो उनको इसके ऊपर बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, सरकारी पोजीशन मिल जाएगी इसके ऊपर। अब रफ्ता रफ्ता एक एक करके तमाम ऐसे ममालिक जो कि इजराइल के लिए खतरा थे, शाम हो, लबनान हो, और उससे पहले तो जो कुछ हो चुका इराक में आप सबको पता ही है, तो अब ईरान की बारी है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि ईरान कितनी देर ये सस्टेन करेगा। अगर तो ईरान इसको सस्टेन कर सकता है, जवाबी हमला दे सकता है, फिर तो नेतन्याहू के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में अर्ज किया था कि रूस और चीन जो है उनकी इस पे क्या पोजीशन होगी, क्योंकि दुनिया में अलाइनमेंट बदल रही है। तो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा था ताकत के तवाजुन का जिक्र किया था। ताकत का तवाजुन जो है वो अब बिल्कुल बदल रहा है। चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभर रहा है, और इस पर ख्वाहिश ये है अमेरिका की और इजराइल की और दीगर उनके जो एलाइज हैं कि चीन को उस तरह की जिसे कहना चाहिए पावर या इन्फ्लुएंस ना मिले वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में भी। और यही वजह है कि इंडिया के साथ जो आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त गठजोड़ है इजराइल के साथ, जिस तरह से वहां पर तालियां बजाई जा रही हैं इजराइल के कारनामों पे ऊपर, और वो कह रही थी हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, हमें पाकिस्तान के साथ ऐसा करना चाहिए था। आप उनका टीवी देख लीजिए, आप उनके पढ़े लिखे कमेंटेटर्स को देख लीजिए, तो एक बाकायदा गठजोड़ दिखाई दे रहा है। और अब जाहिरी बात है कि ये सब बेचारे ईरान के ऊपर तो मलबा नहीं हम डाल सकते, हमें खुद भी कुछ उसके बारे में सोचना होगा सिफारती लेवल के ऊपर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं 1971 के बाद ये दूसरा बड़ा एग्जिस्टेंशियल या वजूदी बहरान पैदा हो रहा है कि एक साथ एक जानिब हिंदुस्तान और दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क जो वहां पे हुकूमत गिरा के अपनी कठपुतली हुकूमत बनाना चाहता है। तो पहलवी साहब जो है वो इजराइल के कसीदे पढ़ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे वो जो बाहर हैं, रजा शाह पहलवी, बड़ा अहम है। रजा रूमी साहब, जहां पे आप प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भी जरूर मौजू रहेगा कि क्या खिते में जिस तरह का रजीम चेंज इसराइल या अमेरिका चाह रहे हैं, वो यहाँ पे रहने वाली दूसरी ताकतें बर्दाश्त कर पाएंगी, क्या वो बाकियों के हक में जाएगा।